कौन सा माइक्रोस्कोप? सिंपल माइक्रोस्कोप। अच्छा ये क्या चीज होती है? सिंपल माइक्रोस्कोप किसको बोलते हैं? तो सिंपल कॉन्वेक्स लेंस होता है ना, उसको अपन सिंपल माइक्रोस्कोप बोलते हैं। आपने देखा होगा कि आप जब मैग्नीफाइंग ग्लास यूज करते हो, कॉन्वेक्स लेंस यूज करते हो और किसी चीज को ऐसे जूम करके देखते हो तो आपको बड़ी चीजें दिखाई देती है। तो उस टाइम पे एक सिंगल कॉन्वेक्स लेंस एक माइक्रोस्कोप की तरह ही काम कर रहा होता है, लेकिन उसकी पावर बहुत ज़्यादा नहीं होती, मतलब वो बहुत ज़्यादा मैग्नीफिकेशन नहीं कर पाता, इसलिए उसको हम सिंपल माइक्रोस्कोप बोलते हैं। अगर हमें ज़्यादा मैग्नीफिकेशन चाहिए तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? एक से ज़्यादा लेंस यूज़ करने पड़ेंगे, फिर उसको हम बोलेंगे कंपाउंड माइक्रोस्कोप। ठीक है, तो पहले हम सिंपल माइक्रोस्कोप की बात करते हैं। ये मान लो कि सिंपल माइक्रोस्कोप में हमने एक कॉन्वेक्स लेंस यूज़ किया। एक कॉन्वेक्स लेंस का एक स्पेशल केस होता है कि अगर आप ऑब्जेक्ट को कॉन्वेक्स लेंस के फोकस और पोल के फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में रखोगे तो उससे हमेशा एक वर्चुअल इमेज मिलती है जो कि इरेक्ट होती है। ये वाला केस आपको याद भी रखना है। कोई भी कॉन्वेक्स लेंस एक सिंपल माइक्रोस्कोप की तरह कब काम करेगा? जब ऑब्जेक्ट को कहाँ पे रखा जाएगा? उसके फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में रखा जाएगा। ऑब्जेक्ट को कहाँ रखना है? फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में रखना है, मैंने रख दी है यहाँ पे। अब इसकी इमेज कहाँ बनेगी वो देखो। एक लाइट रे ए पॉइंट से हम लेंस के ऊपर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल इंसिडेंट करेंगे। क्योंकि ये कन्वर्जिंग लेंस है तो ये लाइट रेज को प्रिंसिपल एक्सिस की तरफ मोड़ेगा और ये लाइट रे फोकस से पास हो जाएगी। ठीक है, फिर एक और लाइट रे लो, उसको ऑप्टिकल सेंटर के ऊपर इंसिडेंट कर दो। ये वाली लाइट रे विदाउट डेविएशन स्ट्रेट पास होगी। रूल याद है क्या? अगर कोई भी लाइट रे ऑप्टिकल सेंटर के ऊपर इंसिडेंट होती है तो वो विदाउट डेविएशन स्ट्रेट पास होगी। अब मान लो इधर से कोई ऑब्जर्वर देख रहा है तो आगे तो ये दोनों लाइट रेज कहीं इंटरसेक्ट करेंगे नहीं, तो रियल इमेज तो बनेगी नहीं। इधर से जो ऑब्जर्वर देख रहा होगा उसको लाइट रेज कहाँ से आती हुई अपीयर होंगी? तो इन दोनों लाइट रेज को देखो बैक ट्रेस करो। क्या करो? इनको बैक ट्रेस करो और जहां पे ये इंटरसेक्ट करेंगी वहां पे आपको ऑब्जेक्ट की एक वर्चुअल इमेज दिखाई देगी। ये पॉइंट होगा ए डैश और इसको प्रिंसिपल एक्सिस से मिला दूंगा तो ये पॉइंट आ गया बी डैश। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। लेकिन इसमें भी एक स्पेशल केस होता है। आपको पता है कि किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर आपको क्लियर देखना है तो वो कितनी दूरी पे रखा हुआ होना चाहिए? बताओ। 25 सेंटीमीटर पे, 25 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे होना चाहिए। तो अगर मैं ये चाहता हूं कि इधर से मैं इस लेंस से किसी चीज को देख रहा हूं और मुझे सबसे क्लियर दिखे वो, तो मुझे इस इमेज को लेंस से कितना दूरी पे बनाना चाहिए? 25 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे। तो ये एक स्पेशल केस हो गया ना, इधर उधर नहीं बनाना है मुझे। सिंपल माइक्रोस्कोप की तरह अगर कॉन्वेक्स लेंस को यूज करना है तो उस केस में ये इमेज कितना डिस्टेंस पे होनी चाहिए? ये लेंस से 25 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे होनी चाहिए, है ना। ये जरूरी है, तभी हमको सबसे वो अच्छी तरीके से इमेज दिख रही होगी। अब आपको एक छोटी सी कैलकुलेशन करनी है कि इसका मैग्निफिकेशन कितना है इस कंडीशन में। जब डी डिस्टेंस पे आप इमेज बना रहे हो, 25 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे क्या बनाई जा रही है? इमेज। तो इस कंडीशन में इस लेंस का मैग्निफिकेशन कितना है ये आपको कैलकुलेट करना है। यहाँ पे हम जो मैग्निफिकेशन कैलकुलेट करते हैं उसको हम बोलते हैं एंगुलर मैग्निफिकेशन। देखो लेंस और मिरर वाले केस में हमने जो मैग्निफिकेशन कैलकुलेट किया था उसका नाम क्या रखा था? लीनियर मैग्निफिकेशन। अभी मैं दूसरे मैग्निफिकेशन की बात कर रहा हूं जिसको हम बोलते हैं एंगुलर मैग्निफिकेशन। इसको भी हम एम के सिंबल से रिप्रेजेंट करेंगे। इसका फॉर्मूला होता है कि जब आप किसी भी लेंस से इमेज बनाओगे या कोई भी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट हो, अगर आप उसका एंगुलर मैग्निफिकेशन कैलकुलेट कर रहे हो तो इसका फॉर्मूला होगा कि एंगल मेड बाय द इमेज एट द ऑप्टिकल सेंटर ऑफ द लेंस डिवाइडेड बाय एंगल मेड बाय द ऑब्जेक्ट। जैसे उसमें क्या लेते थे लीनियर मैग्निफिकेशन में, क्या लेते हैं? साइज ऑफ द इमेज डिवाइडेड बाय साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। इसमें क्या करना है? एंगल मेड बाय द इमेज डिवाइडेड बाय एंगल मेड बाय द ऑब्जेक्ट। और कहाँ पे एंगल? ऑप्टिकल सेंटर पे। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे ये है इमेज, तो इमेज के टॉप पॉइंट को आप लेंस के ऑप्टिकल सेंटर पे मिला दो, तो ये जो यहाँ पे मिलाने पे प्रिंसिपल एक्सिस के साथ में ये जो एंगल बन रहा होगा इसको हम बोलेंगे एंगल मेड बाय द इमेज। और अगर मैं ऑब्जेक्ट के टॉप पॉइंट को लेंस के ऑप्टिकल सेंटर पे मिला दूं तो ये जो एंगल बनेगा इसको हम बोलेंगे एंगल मेड बाय द ऑब्जेक्ट, जो यहाँ पे बराबर आएंगे। इस केस में बराबर है, दोनों एक ही एंगल बन रहे हैं। और अगर मैं एंगल मेड बाय द इमेज को बीटा के सिंबल से रिप्रेजेंट करूं और एंगल मेड बाय द ऑब्जेक्ट इसको मैं अल्फा के सिंबल से रिप्रेजेंट करूं तो यहाँ पे एम की वैल्यू क्या आएगी? 1 आएगी। लेकिन इससे एक गलत इन्फॉर्मेशन अपने पास आ रही है कि एम की वैल्यू 1 आना इस चीज का इंडिकेशन होता है कि इमेज और ऑब्जेक्ट का साइज क्या है? बराबर है। तो हम इसमें एक छोटा सा करेक्शन करते हैं। जब भी आप सिंपल माइक्रोस्कोप या कंपाउंड माइक्रोस्कोप को स्टडी करते हो, कैलकुलेशंस करते हो, तो हम एक छोटा सा करेक्शन करेंगे। उसमें करेक्शन ये करना है कि ऑब्जेक्ट को हमको डी डिस्टेंस पे कंसीडर करना है। जहां पे इमेज बन रही है ना उसी पॉइंट पे हमको ऑब्जेक्ट को शिफ्ट करके कैलकुलेशन करनी होती है। रीजन समझ में आया क्या? क्यों?
क्योंकि अगर मैं यहाँ पे शिफ्ट नहीं करूंगा ना इसको, तो मेरे लिए देखो ऑब्जेक्ट के टॉप पॉइंट को लेंस के ऑप्टिकल सेंटर में मिलाया तो ये एंगल बना, इमेज के टॉप पॉइंट को लेंस के ऑप्टिकल सेंटर में मिलाया वापस ये एंगल बना, तो अल्फा और बीटा सेम आ गए। सेम आने से मैग्निफिकेशन की वैल्यू 1 आएगी, जिसका मतलब होगा इमेज का साइज और ऑब्जेक्ट का साइज बराबर है, जबकि ऐसा तो है नहीं, प्रैक्टिकली ऐसा नहीं है ना। तो आपको ये करेक्शन करना है, छोटा सा करेक्शन। क्या करेंगे, जो ऑब्जेक्ट है उसको शिफ्ट कर दो डी डिस्टेंस पे, मतलब इस लाइन के ऊपर शिफ्टेड मान लेंगे, यहाँ पे मान लिया, उसको एज्यूम कर रहे हैं हम लोग, ये पॉइंट मान लो P, तो ये अब जो ऑब्जेक्ट है वो है PB डैश। PB डैश को आपको ऑब्जेक्ट कंसिडर करना है, और इसके टॉप पॉइंट को अगर मैं लेंस के ऑप्टिकल सेंटर में मिला दूं तो अब देखो एंगल अलग बनेगा ये, और हाँ ये छोटा हो गया ना, इसको हम अल्फा बोलेंगे, और ये बाकी जो बड़े वाला एंगल है, जैसे ये इमेज के टॉप पॉइंट को मिलाया था इससे, तो ये वाला एंगल है, इसको हम क्या बोलेंगे, बीटा। तो इस बार बीटा और अल्फा अलग अलग है, तो इस तरीके से कैलकुलेशन करनी है, याद रखना है ये, ठीक है। तो अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे इस फॉर्मूले को यूज करूंगा और कैलकुलेट करूंगा कि इसका एंगुलर मैग्निफिकेशन कितना है। अब लोग सिर्फ कैलकुलेट क्या करना है, ये बीटा और अल्फा पुट कर दिया, आगे आंसर, ये नहीं, यहाँ पे एंगल्स को छोटा माना जाएगा, और छोटा मानोगे तो आप क्या लिख सकते हो, मुझे डिस्टेंसेस की टर्म्स में फॉर्मूला चाहिए। अगर एंगल्स को छोटा माना जाएगा तो हम बीटा को tan बीटा भी लिख सकते हैं और अल्फा को tan अल्फा भी लिख सकते हैं। ऐसा मान रहे हैं, लेट एंगल्स आर स्मॉल, उस कंडीशन में हम क्या लिख सकते हैं, m इक्वल्स टू tan बीटा, और अल्फा को क्या लिख सकते हैं, tan अल्फा। अब tan बीटा और tan अल्फा की वैल्यू आपको डायग्राम से पुट करनी है। यहाँ पे ये वाला जो ट्राइंगल है, कौन सा वाला ट्राइंगल, PB-O, इस वाले ट्राइंगल में देखो, अगर मुझे tan अल्फा कैलकुलेट करना है तो मैं क्या लिखूंगा, PB-B-O। और अगर मुझे इस छोटे वाले ट्राइंगल को देखो, इसमें एंगल बन रहा है बीटा, इसके लिए अगर मुझे tan बीटा कैलकुलेट करना हो तो मैं क्या लिखूंगा, AB/BO। समझ में आया क्या, तो tan बीटा की जगह तो AB/BO लिख दो, tan बीटा की जगह AB/BO लिखेंगे, और tan अल्फा की जगह क्या लिखना है, PB-B-O लिखना है, PB-B-O, ये आ गया एंगुलर मैग्निफिकेशन। अच्छा यहाँ पे एक चीज बताओ कि PB- और AB क्या यहाँ पे बराबर होंगे, भाई ऑब्जेक्ट को यहाँ पे शिफ्टेड माना था तो ये ऑब्जेक्ट के साइज के बराबर ही आएगा PB-, तो PB- और AB यहाँ पे बराबर है, और अगर यहाँ पे ये बराबर हैं तो AB और PB- को आप कैंसिल कर दो, तो क्या है यहाँ पे, ये ऊपर चला जाएगा B-O/BO। अच्छा B-O क्या है यहाँ पे, B-O का मतलब है डिस्टेंस ऑफ द इमेज फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर, जो कि किसके बराबर है, D के बराबर है। एक बार तो मैं इसको V लिख रहा हूँ, V की वैल्यू D के बराबर है, ये है इमेज की डिस्टेंस V, और ये ऑब्जेक्ट रखा था यहाँ पे, ये है U, और दोनों ही नेगेटिव होंगे। तो अगर मैं B-O की जगह क्या लिख दूं, B-O की जगह लिख रहा हूं मैं -V, और BO की जगह क्या लिख रहा हूं, -U, तो फॉर्मूला क्या बनेगा, -V/-U, यानी कि ये बन गया M इक्वल्स टू V/U। लेकिन इसमें D तो आया ही नहीं, हमने तो ये देखा था कि D डिस्टेंस पे इमेज बनेगी और उससे वो क्लियर दिखेगी। तो आप एक काम करो, M का ये जो फॉर्मूला अपने पास आया है सॉल्व करने पे, इसमें D को लाने के लिए हम लेंस फॉर्मूला यूज करेंगे। इसके लिए जो लेंस फॉर्मूला है ना उसको यूज करेंगे। लेंस फॉर्मूला ये बोलता है कि 1/f बराबर होता है 1/v - 1/u, क्योंकि मुझे फॉर्मूले के अंदर m भी लाना है, क्योंकि मुझे m को ही रिप्रेजेंट करना है d की टर्म्स में। तो m तो v/u के बराबर है, यहाँ पे v/u बन ही नहीं रहा है, तो आप एक काम करो, v से मल्टीप्लाई कर दो इक्वेशन को, ये बन जाएगा v/f, ये बन जाएगा 1, और ये बन गया v/u। अब मैं वैल्यूज पुट कर रहा हूँ, देखो इसमें क्या करना है, v की जगह आपको -d पुट करना है, v की वैल्यू पुट कर रहा हूँ। अब मैं साइन कन्वेंशन यूज करते हुए वैल्यू पुट कर रहा हूँ, तो जो फॉर्मूला अपने पास आएगा उसमें दोबारा से बाद में साइन कन्वेंशन यूज नहीं करना है। v की वैल्यू क्या है, -d, तो मैंने लिख दिया -d/f, 1 की जगह 1 आ जाएगा, और इसकी जगह क्या लिखना है, v/u किसके बराबर है, m के बराबर है। थोड़ा रीअरेंज कर लो इसको, m इधर ले आओ, उसको उधर ले जाओ, तो m इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 1 + d/f आएगा। ये जो अपने पास फॉर्मूला आया है, ये देखो एक स्पेशल केस के अंदर फॉर्मूला है, इसको ध्यान से समझ लो, इसको आगे सीधा यूज करना है। जो कंपाउंड माइक्रोस्कोप वाला केस आएगा ना उसमें सीधा इसको यूज करेंगे। केस ये है कि जब भी ऑब्जेक्ट को लेंस के फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में रखा जाए और फाइनल इमेज कहाँ पे बनाई जाए, d डिस्टेंस पे, तो उस लेंस का जो मैग्निफिकेशन है वो कितना होगा, 1 + d/f के बराबर होगा। अगर ऑब्जेक्ट को फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में आपने कहीं पे रखा है और इमेज कहाँ पे बना रहे हो, d डिस्टेंस पे, स्पेशल केस है, d डिस्टेंस पे इमेज बनानी है, उस कंडीशन में उस लेंस का जो मैग्निफिकेशन है उसका फॉर्मूला क्या बनेगा, m = 1 + d/f।
ये याद करना है। अब जैसे कंपाउंड माइक्रोस्कोप में अगर ये केस बन रहा होगा किसी लेंस के लिए तो इतना डेरिवेशन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सीधा आपको क्या करना है m इक्वल्स टू 1+d/f ये फॉर्मूला यूज कर लेना बाद में। सिंपल माइक्रोस्कोप का जो मैग्निफिकेशन है उसका फॉर्मूला क्या था, m इक्वल्स टू 1+d/f। ठीक है, तो वो फॉर्मूला याद रखेंगे। जो अगला टॉपिक हम लोग डिस्कस करेंगे वो है कंपाउंड माइक्रोस्कोप। कौन सा माइक्रोस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप। कंपाउंड माइक्रोस्कोप में हम दो लेंस यूज करेंगे। जो लेंस ऑब्जेक्ट की तरफ होगा उसको ऑब्जेक्टिव लेंस बोलते हैं, और जिस साइड से हम देखेंगे उसको हम बोलेंगे आई लेंस, है ना। तो इसमें दो लेंस यूज किए जाते हैं। कंपाउंड माइक्रोस्कोप में कितने लेंस होंगे, दो लेंस यूज करने। सपोज करो कि ये पहला लेंस है, यहाँ पे जो लेंस ऑब्जेक्ट की तरफ होता है वो साइज में छोटा होता है, ठीक है। तो ये है ऑब्जेक्टिव लेंस जो ऑब्जेक्ट की तरफ हम रखेंगे, LO से इसको मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, और ये इसका ऑप्टिकल सेंटर है O1, ठीक है। और ये इसका फोकस हम लिख देते हैं यहाँ पे, ये है FO। दोनों साइड में बराबर डिस्टेंस पे फोकस होता है, तो FO की जो डिस्टेंस है वो लेंस के दोनों साइड में, यानी फोकस ऑफ द ऑब्जेक्टिव लेंस दोनों साइड में इक्वल डिस्टेंस पे मार्क कर दिया। अगर हम ऑब्जेक्ट को फोकस और इनफाइनाइट के बीच में कहीं भी रखें, इधर आप इसको कहीं भी रख दो, फोकस के आगे आगे कहीं भी रखो, इससे हमेशा एक रियल इमेज बनेगी लेंस के दूसरी साइड में। मान लो कि ये ऑब्जेक्ट है AB और इसको मैग्नीफाई करके देखना है आपको। कंपाउंड माइक्रोस्कोप क्या करेगा, छोटे जो ऑब्जेक्ट होंगे उनको मैग्नीफाई करके आपको दिखाएगा। आपको ये कैलकुलेट करना है कि कितना मैग्निफिकेशन मिलेगा जब हम कंपाउंड माइक्रोस्कोप यूज करेंगे, जिसमें हम दो लेंस यूज करते हैं, तो उससे टोटल मैग्निफिकेशन कितना मिलता है। एक लेंस अगर यूज करते हैं उससे मैग्निफिकेशन कम मिलता है, तो हम दो यूज करेंगे तो ज्यादा मिलेगा। कितना ज्यादा मिलेगा वो हम कैलकुलेट करेंगे और कैलकुलेशन से पता चलेगा वो। अब ये जो ऑब्जेक्ट है AB, पहले हम ये देखते हैं कि इसकी इमेज कहाँ पे बनेगी। तो इससे एक लाइट रे आप प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लेंस के ऊपर इंसिडेंट कर दो। जो भी लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है वो आफ्टर रिफ्रैक्शन फोकस से पास होती है। तो ये वाली जो लाइट रे है ये कहाँ से पास हो जाएगी, फोकस से पास हो जाएगी। फिर एक और लाइट रे ले लो और उसको हम लेंस के ऑप्टिकल सेंटर के ऊपर इंसिडेंट करेंगे। कहाँ पे इंसिडेंट करेंगे, लेंस के ऑप्टिकल सेंटर के ऊपर इंसिडेंट करेंगे। जो भी लाइट रे लेंस के ऑप्टिकल सेंटर के ऊपर इंसिडेंट होती है वो विदाउट डेविएशन स्ट्रेट पास होती है। तो ये दोनों लाइट रे जो रिफ्रैक्शन के बाद में आगे की तरफ जा रही है, ये यहाँ पे ये किसी पॉइंट A' के ऊपर इंटरसेक्ट करेंगी। जहां भी ये इंटरसेक्ट करेंगी वहां पे आपको एक इमेज मिलेगी, उसको हम बोलेंगे रियल इमेज। क्यों, क्योंकि यहाँ पे रियल में लाइट रेज इंटरसेक्ट कर रही है। फिर यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करके आप इसको प्रिंसिपल एक्सिस से मिला दो, तो ये जो पॉइंट मिलेगा यहाँ पे इसको हम बोलेंगे B'। क्या चीज समझ में आई कि जो लेंस है उसके सामने फोकस के आगे हमने ऑब्जेक्ट को रखा और उससे एक रियल इमेज बनी। अब जो दूसरा लेंस हम लोग यूज करेंगे, उसके लिए ये जो इमेज है ये एक ऑब्जेक्ट की तरह काम करेगी। मैंने आपको बताया था कि आप जब एक से ज्यादा ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट यूज करते हो तो उसमें क्या होता है, पहला ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट जो भी इमेज बनाता है वो अगले ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट के लिए एक ऑब्जेक्ट की तरह काम करती है। फिर उसके आगे और भी अगर ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है तो वो सेकंड जो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है वो जो भी इमेज बनाएगा वो अगले ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट के लिए एक ऑब्जेक्ट की तरह काम करेगी। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो इमेज बनी है, ये जो इमेज है A', B', ये जब आगे मैं एक और लेंस रखूंगा जिसको हम आई लेंस बोलेंगे, जिस साइड से हम देखेंगे इसको ऑब्जेक्ट की इमेज को, उसके लिए ये वाली जो इमेज है ये एक ऑब्जेक्ट की तरह काम करेगी। अब मैं उसको रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। अच्छा, आई लेंस को आपको इस तरीके से एडजस्ट करना है। यहाँ पे आई लेंस को इस तरीके से एडजस्ट करना है कि ये जो इमेज है ये उस लेंस के फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में आ जाए, ताकि उससे एक मैग्नीफाइड इमेज हमको मिले। हमने पढ़ा था कि जो सिंपल माइक्रोस्कोप होता है, यानी कि एक सिंपल कॉन्वेक्स लेंस एक सिंपल माइक्रोस्कोप की तरह काम करता है। अगर आप उसके फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में ऑब्जेक्ट रखते हो तो उससे एक मैग्नीफाइड इमेज मिलती है, जिसका मैग्निफिकेशन कितना होता है, m इक्वल्स टू, याद करो, m इक्वल्स टू 1+d/Fe, ये उसका मैग्निफिकेशन होता है। तो यहाँ पे ये जो इमेज बनी है जो कि ऑब्जेक्टिव लेंस ने बनाई है, क्योंकि ये आई लेंस के लिए एक ऑब्जेक्ट की तरह काम करेगी और हमें इसकी और ज़्यादा मैग्नीफाइड इमेज चाहिए ताकि हम बड़ी इमेज देख पाएं, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जो आई लेंस है उसको इस तरीके से एडजस्ट करना है कि ये इमेज उस आई लेंस के फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में आ जाए। ठीक है, और फिर उससे हम डी डिस्टेंस पे इमेज बनाएंगे ताकि हमको वो क्लियर दिखाई दे। जो कि मैग्नीफाइड इमेज होती है, बड़ी इमेज बनती है, और उसको डी डिस्टेंस पे इसलिए बनाया जाता है ताकि हमको क्लियर दिखाई दे। तो आपको जो आई लेंसेस को इस तरीके से एडजस्ट कर लेना है। यहाँ पे मैं आई लेंस ले रहा हूँ, आई लेंस कंपेरेटिवली साइज में बड़ा होगा, तो ये जो आई लेंस है इसको मैंने इस तरीके से एडजस्ट किया
इसकी पोजीशन को इस तरीके से एडजस्ट किया कि इसका जो फोकस है वो आगे आ गया इधर, मतलब ये है आई लेंस का फोकस, ये है आई लेंस, और ये जो इमेज बनाई है ऑब्जेक्टिव लेंस ने, ये आई लेंस के फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में कहीं पे आ गई। ठीक है, अच्छा दोनों साइड में बराबर डिस्टेंस पे फोकस होता है, तो जितना डिस्टेंस पे इधर फोकस दिखाया उतना ही डिस्टेंस पे इधर भी फोकस मार्क करेंगे, ये हो गया आई लेंस का फोकस। अब ये जो इमेज बनी है जो ऑब्जेक्टिव लेंस ने बनाई थी, क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव लेंस के लिए सॉरी आई लेंस के लिए एक ऑब्जेक्ट की तरह काम करेगी, तो अब हम इसकी इमेज देखेंगे कि इसकी इमेज कहाँ पे बनेगी। तो एक लाइट रे मैं ए डैश पॉइंट से प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ले रहा हूँ। प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जो भी लाइट रे इंसिडेंट करोगे, रिफ्लेक्शन के बाद में कहाँ से पास होगी, फोकस से पास होगी, तो ये लाइट रे फोकस से पास हो जाएगी। फिर एक लाइट रे और लेंगे और उसको हम ऑप्टिकल सेंटर के ऊपर इंसिडेंट करेंगे, ये वाली लाइट रे विदाउट डेविएशन स्ट्रेट पास हो जाएगी। अब ये दोनों लाइट रे देखो एक दूसरे से डाइवर्ज हो रही है, दूर होती जा रही है, तो आगे कहीं पे मिलेंगे नहीं। तो अगर इधर से कोई ऑब्जर्वर देख रहा होगा तो उसको ये दोनों लाइट रेज कहाँ से आती हुई अपीयर होंगी, तो ब्रेन क्या करेगा, इसको बैक ट्रेस करेगा दोनों लाइट रेज को, और जहां पे ये इंटरसेक्ट करेंगी वहां पे आपको ऑब्जेक्ट की इमेज दिखाई देगी। मान लो ये यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है सपोज करो, तो यहाँ पे ए पॉइंट की ए डैश पॉइंट की इमेज बनेगी जिसको मैं ए डबल डैश लिख रहा हूँ। फिर इसको आप प्रिंसिपल एक्सिस से मिला दो एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करके, तो ये पॉइंट कौन सा आएगा, ये आएगा बी डबल डैश, ये है ए डबल डैश, और ये पॉइंट कौन सा होगा, बी डबल डैश। तो इमेज कौन सी बनी है यहाँ पे, ए डबल डैश बी डबल डैश, ये फाइनल इमेज है जो हमको दिखने वाली है। अच्छा यहाँ पे आपको पूछा जाएगा कि मैग्निफिकेशन कितना हुआ, तो मैग्निफिकेशन कैलकुलेट करने के लिए आपको एक चीज़ याद रखनी है कि जब भी हम मैग्निफिकेशन कैलकुलेट करते हैं तो माइक्रोस्कोप हो या टेलीस्कोप हो, उसके लिए हमेशा एंगुलर मैग्निफिकेशन कैलकुलेट किया जाता है। कौन सा मैग्निफिकेशन, एंगुलर मैग्निफिकेशन, और इसका फॉर्मूला क्या होता है, एंगुलर मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला होगा एंगल मेड बाय द इमेज एट द ऑप्टिकल सेंटर ऑफ द लेंस, जिसको हम बीटा से रिप्रेजेंट करेंगे, डिवाइडेड बाय एंगल मेड बाय द ऑब्जेक्ट एट द ऑप्टिकल सेंटर ऑफ द लेंस, जिसको हम अल्फा से रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये फॉर्मूला हो गया इसका। अच्छा यहाँ पे अल्फा और बीटा कौन सा एंगल है वो हम डायग्राम के अंदर डिफाइन करेंगे। ये देखो इमेज का जो टॉप पॉइंट है, ये जो फाइनल इमेज है, इसके टॉप पॉइंट को लेंस के ऑप्टिकल सेंटर से मिला दो, ये जो एंगल बनेगा इसी को हम बोलेंगे बीटा। इमेज के टॉप पॉइंट को लेंस के ऑप्टिकल सेंटर से मिलाने पे जो एंगल बनता है प्रिंसिपल एक्सिस के साथ, उसी को हम क्या बोलते हैं, बीटा। अच्छा अल्फा कौन सा एंगल होगा, तो याद करो अल्फा फाइंड करने के लिए आपको एक काम करना पड़ेगा, जो ऑब्जेक्ट है उसको आई लेंस से डी डिस्टेंस पे आपको शिफ्ट करना है। देखो एक चीज याद रखो, जो इमेज बनाते हैं हम आई लेंस से माइक्रोस्कोप के अंदर, वो डी डिस्टेंस पे ही बनाते हैं, और उसी डिस्टेंस पे आपको ऑब्जेक्ट को कंसिडर करना होता है। या ऐसे मान लो कि जहां पे इमेज बनी है उसी लाइन के अलोंग, उसी लाइन के ऊपर आपको ऑब्जेक्ट को रखना होता है। ये हम एक छोटा सा इसमें करेक्शन करते हैं हमेशा जब भी सिंपल माइक्रोस्कोप या कंपाउंड माइक्रोस्कोप स्टडी करेंगे। तो ये जो ऑब्जेक्ट है इसको सपोज करो मैंने यहाँ पे शिफ्ट कर दिया, ऑब्जेक्ट अब रखा गया है कहाँ पे, ये बी डबल डैश पॉइंट है, यहाँ पे मैंने ऑब्जेक्ट को रख दिया, और इस पॉइंट को हम कुछ नाम दे देते हैं, जैसे इसको नाम दे दिया सी। तो सी बी डबल डैश को आपको ऑब्जेक्ट कंसिडर करना है। ऑब्जेक्ट आपके लिए कौन होगा, सी बी डबल डैश। अब इस ऑब्जेक्ट के टॉप पॉइंट, इसका जो टॉप पॉइंट है उसको लेंस के ऑप्टिकल सेंटर से मिला दो। ये देखो लेंस के ऑप्टिकल सेंटर से आप इसको मिलाओगे तो ये ऐसे मिलेगा, और ये जो एंगल बनेगा इसको हम क्या बोलेंगे, अल्फा। ये वाला एंगल है अल्फा। डायग्राम समझ में आया क्या। जो फाइनल इमेज बनी है वो है ए डबल डैश बी डबल डैश, ठीक है। इसके टॉप पॉइंट को लेंस के ऑप्टिकल सेंटर पे मिलाओगे तो एंगल बनेगा बीटा, और जो ऑब्जेक्ट है उसको हम उस लाइन पे शिफ्ट कर लेंगे जहां पे इमेज बन रही है। या ऐसे मान लो कि आई लेंस से डी डिस्टेंस पे इसको ऑब्जेक्ट को रखा हुआ माना जाएगा, इसलिए उसको ऑब्जेक्ट के यानी कि यहाँ पे ऑब्जेक्ट माना जा रहा है सी बी डबल डैश, और इसके टॉप पॉइंट को जब आप लेंस के ऑप्टिकल सेंटर पे मिलाओगे तो जो एंगल बनेगा प्रिंसिपल एक्सिस के साथ उसको हम क्या बोलेंगे, अल्फा बोलेंगे। अच्छा ये इतना काम हो गया, डायग्राम में हमने अल्फा और बीटा को मार्क कर दिया। अब यहाँ पे एंगल हमेशा छोटे माने जाते हैं, इसलिए हम बीटा और अल्फा को टेन बीटा और टेन अल्फा भी लिख सकते हैं। इसको लिखा हमने टेन बीटा और इसको हम क्या लिख देंगे, टेन अल्फा लिख देंगे। अब टेन बीटा की वैल्यू इस डायग्राम से आपको पुट करनी है। तो इस डायग्राम के अंदर ये वाला जो ट्राइंगल है जिसमें ये बीटा एंगल बन रहा है, अगर मैं इसके लिए टेन बीटा कैलकुलेट करूं तो बताओ टेन बीटा क्या आएगा, ए डबल डैश बी डबल डैश अपॉन बी डबल डैश ओ टू, ए डबल डैश बी डबल डैश अपॉन बी डबल डैश ओ टू आएगा। और अगर मुझे टेन अल्फा फाइंड करना हो तो इस वाले ट्राइंगल में मैं देखूंगा अल्फा इसी ट्राइंगल के अंदर एंगल है, तो आपको लिखना है टेन अल्फा इक्वल्स टू क्या लिखोगे, सी बी डबल डैश अपॉन बी डबल डैश ओ टू, सी बी डबल डैश अपॉन
बी डबल डैश O2। ये चीज समझ में आई क्या? अब ये दोनों वैल्यूज उठा के आप इस इक्वेशन में पुट कर दो। m इक्वल्स टू क्या लिखोगे, टेन बीटा की जगह लिखना है a डबल डैश बी डबल डैश अपॉन बी डबल डैश O2 डिवाइडेड बाई क्या करेंगे, c बी डबल डैश अपॉन बी डबल डैश O2। देखो यहाँ पे बी डबल डैश O2 आपस में कैंसिल हो जाएगा और फाइनली आंसर क्या आएगा, m इक्वल्स टू a डबल डैश बी डबल डैश अपॉन सी बी डबल डैश। अच्छा सी बी डबल डैश किसके बराबर है, यहाँ पे सी बी डबल डैश ए बी के बराबर ही है। यहाँ पे जो ए बी है और जो सी बी डबल डैश है ये आपस में बराबर है, सी बी डबल डैश ए बी के बराबर ही है। अगर आप ऐसा लिख सकते हो सी बी डबल डैश को ए बी लिख सकते हो तो ये वाला फॉर्मूला है, इसको आप लिख सकते हो, ये इक्वेशन बनी है, इसको हम लिखेंगे ए डबल डैश बी डबल डैश अपॉन ए बी, ऐसा भी लिख सकते हो, एक ही बात है, साइज लिखी जा रही है यहाँ पे। समझ में आ रहा है क्या? अच्छा अब आपको ये कैलकुलेट करना है कि मैग्निफिकेशन कितना मिला, थोड़ा और सिंपल करेंगे इस फॉर्मूले को। तो उसके लिए मैं देखो यहाँ पे ए डैश बी डैश से इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई और डिवाइड कर रहा हूँ, मतलब m इक्वल्स टू हम लिख सकते हैं ए डबल डैश बी डबल डैश अपॉन ए डैश बी डैश। ए डैश बी डैश से मैं मल्टीप्लाई भी करूंगा और डिवाइड भी करूंगा साथ साथ। ये वाली जो इक्वेशन थी ना, इसको हमने ए डैश बी डैश से मल्टीप्लाई किया और डिवाइड किया, दोनों एक साथ काम किए। अच्छा ये जो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, क्या लिखा है यहाँ पे, ए डबल डैश बी डबल डैश अपॉन ए डैश बी डैश। एक चीज सोच के बताओ कि ये जो आई लेंस है, आई लेंस के लिए ऑब्जेक्ट कौन है, आई लेंस के लिए ऑब्जेक्ट कौन है, ए डैश बी डैश। आई लेंस के लिए इमेज कौन है, ए डबल डैश बी डबल डैश। ये मैंने क्या लिखा है यहाँ पे, ए डबल डैश बी डबल डैश यानी कि साइज ऑफ द इमेज, ए डैश बी डैश यानी साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, कौन सा वाले लेंस के लिए, आई लेंस के लिए। तो इसको मैं लिख सकता हूँ कि ये मैग्निफिकेशन ऑफ द आई लेंस है, ए डबल डैश बी डबल डैश अपॉन ए डैश बी डैश क्या है, आई लेंस का मैग्निफिकेशन है, तो उसको मैंने एम ई लिख दिया अलग दिखाने के लिए। और ए डैश बी डैश अपॉन ए बी ये क्या चीज है, तो ऑब्जेक्टिव लेंस के लिए ऑब्जेक्ट है ए बी, इमेज है ए डैश बी डैश। तो जो ऑब्जेक्टिव लेंस है उसके लिए ए डैश बी डैश अपॉन ए बी क्या होगा, ए डैश बी डैश अपॉन ए बी क्या होगा बताओ, ये होगा मैग्निफिकेशन ऑफ द ऑब्जेक्टिव लेंस। किसके बराबर होगा ये, मैग्निफिकेशन ऑफ द ऑब्जेक्टिव लेंस के बराबर होगा ये। तो फाइनल जो मैग्निफिकेशन आया उसका फॉर्मूला बन गया m इक्वल्स टू एम ई इंटू एम ओ, यानी कि जो मैग्निफिकेशन है ऑब्जेक्टिव लेंस का और आई लेंस का, उनका जो मल्टीप्लिकेशन है वो टोटल मैग्निफिकेशन के बराबर होता है। सपोज करो कि जो पहला लेंस है वो किसी ऑब्जेक्ट की इमेज को 5 गुना बड़ा करता है और जो सेकंड लेंस है वो किसी ऑब्जेक्ट की इमेज को 6 गुना बड़ा करता है, तो टोटल मैग्निफिकेशन कितना मिलेगा, 5 इंटू 6 मतलब 30, मतलब 30 टाइम्स बड़ी इमेज आपको दिखाई देगी। समझ में आया क्या ये? तो एक चीज तो ये याद रखनी है, कई बार क्या होता है कि आपको ये बताया जाता है सीधा सीधा कि ऑब्जेक्टिव लेंस का मैग्निफिकेशन इतना है, आई लेंस का मैग्निफिकेशन इतना है, तो बताओ कि टोटल मैग्निफिकेशन कितना हुआ। तो आपको उन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेना, ऑब्जेक्टिव लेंस और आई लेंस का जो मैग्निफिकेशन है उनका मल्टीप्लीकेशन किसके बराबर होगा, टोटल मैग्निफिकेशन के बराबर आएगा ये, ठीक है। अच्छा थोड़ा और सॉल्व करते हैं इसको। ये कौन सा लेंस है, ऑब्जेक्टिव लेंस, और ऑब्जेक्टिव लेंस के लिए अगर मैं लीनियर मैग्निफिकेशन लिखूं तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, याद करो। ऑब्जेक्टिव लेंस के लिए लिख रहा हूं एम ओ इक्वल्स टू, लेंस के लिए मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला होता है वी अपॉन यू, याद आया क्या, एम इक्वल्स टू वी अपॉन यू होता है लीनियर मैग्निफिकेशन। अच्छा क्योंकि मैं ऑब्जेक्टिव लेंस के लिए फॉर्मूला लिख रहा हूं तो मैं इसको वी ओ लिख देता हूं, इसको यू ओ लिख देता हूं। वी ओ यहाँ पे पॉजिटिव होगा क्योंकि जो ऑब्जेक्टिव लेंस है उसके लिए जो इमेज है वो आगे की तरफ बन रही है, इसलिए इसकी जो डिस्टेंस आएगी वी ओ वो क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी। और ऑब्जेक्ट की जो डिस्टेंस है यू ओ वो क्या आएगी, नेगेटिव, तो यू ओ नेगेटिव होगा, वी ओ क्या होगा, पॉजिटिव। तो ये हो गया मैग्निफिकेशन ऑफ द ऑब्जेक्टिव लेंस। इसी तरीके से आई लेंस का मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला लिखेंगे और ये हम ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं। याद करो ये एक स्पेशल केस है, आई लेंस के सामने ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा है, फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में रखा हुआ है, इमेज कहाँ पे बनाई जा रही है, डी डिस्टेंस पे। तो इस कंडीशन में ये एक सिंपल माइक्रोस्कोप की तरह काम करेगा आई लेंस, और इसका मैग्निफिकेशन कितना होगा, तो इसका मैग्निफिकेशन होगा एम ई इक्वल्स टू 1 प्लस डी अपॉन एफ ई। एफ ई क्यों लिखा, क्योंकि आई लेंस की फोकल लेंथ लिखनी है इस मामले में। तो अपने पास ऑब्जेक्टिव लेंस का मैग्निफिकेशन भी आ गया और आई लेंस का मैग्निफिकेशन भी आ गया, ये दोनों यहाँ पे पुट कर दो, ये आपका फाइनल आंसर है। मैग्निफिकेशन ऑफ ए कंपाउंड माइक्रोस्कोप इक्वल टू एम ओ की जगह मैं लिखूंगा माइनस वी ओ अपॉन यू ओ, और एम ई की जगह क्या पुट करना है, 1 प्लस डी अपॉन एफ ई। तो ये अपने पास फाइनल आंसर आ गया, ये है मैग्निफिकेशन ऑफ द कंपाउंड माइक्रोस्कोप, ये उसका फॉर्मूला आ गया, ठीक है।
अच्छा, अगर आपको ये पूछ ले कि बताओ कंपाउंड माइक्रोस्कोप में दोनों लेंस के बीच में डिस्टेंस कितनी रखी होगी आपने, तो ये वाली डिस्टेंस कितनी है, इस लेंस से इमेज की डिस्टेंस कितनी है, वीओ। और ये इमेज, ये जो आई लेंस है उसके लिए एक ऑब्जेक्ट की तरह काम करेगी। तो इसका मतलब ये है कि आई लेंस के लिए एक ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट की जो डिस्टेंस होती है उसको हम क्या बोलते हैं, यू बोलते हैं। और क्योंकि आई लेंस के लिए लिखा जा रहा है इसलिए इसको यू ई बोलेंगे। तो ये है वी ओ, ये है यू ई। आप दोनों लेंस के लिए लेंस फॉर्मूला अप्लाई करो, आप दोनों जो लेंस है ना उनके लिए लेंस फॉर्मूला अप्लाई करो, और लेंस फॉर्मूला अप्लाई करके क्या करो, इसके लिए वी ओ कैलकुलेट कर लो और इसके लिए यू ई कैलकुलेट कर लो, और दोनों का एडिशन कर लो, दोनों को ऐड कर लो, तो वो आएगा लेंथ ऑफ द माइक्रोस्कोप ट्यूब के बराबर। मतलब लेंथ ऑफ द माइक्रोस्कोप ट्यूब का फॉर्मूला होगा वी ओ प्लस यू ई। अगर आपको किसी भी माइक्रोस्कोप की लेंथ कैलकुलेट करनी है या दोनों लेंस के बीच का डिस्टेंस फाइंड करना है, माइक्रोस्कोप की लेंथ यही होती है, दोनों लेंस के बीच का जो डिस्टेंस होता है ना वो माइक्रोस्कोप की लेंथ बोली जाती है। तो माइक्रोस्कोप की जो लेंथ होगी वो किसके बराबर होगी, वी ओ प्लस यू ई के बराबर होगी। किसके बराबर होगी, वी ओ प्लस यू ई। आया क्या समझ में ये? देखो क्या क्या चीज़ें इसमें काम की है जो हमको विशेष तौर पे, स्पेशल तौर पे याद रखनी है। पहली चीज़ कि कंपाउंड माइक्रोस्कोप में जो मैग्निफिकेशन आपको मिलेगा वो एम ई इंटू एम ओ के बराबर होगा। मतलब दोनों लेंस का जो मैग्निफिकेशन है उनका मल्टीप्लाई होके आपको टोटल मैग्निफिकेशन मिलेगा। दूसरी बात याद रखनी है कि मैग्निफिकेशन का ये जो फॉर्मूला है एम इक्वल्स टू माइनस वी ओ अपॉन यू ओ इंटू 1 प्लस डी अपॉन एफ ई, इस फॉर्मूले को जब भी आप यूज़ करोगे न्यूमेरिकल्स वगैरह के लिए तो आपको साइन कन्वेंशन यूज़ नहीं करना है, क्योंकि साइन कन्वेंशन ऑलरेडी हम इसमें यूज़ कर चुके हैं। कहाँ पे यूज़ किया, देखो यहाँ पे मैंने फॉर्मूला तो ये था मैग्निफिकेशन का v अपॉन यू नेगेटिव क्यों पुट किया है, क्योंकि u नेगेटिव होगा, हमेशा जो u है वो नेगेटिव होता है, तो इसको नेगेटिव सिंबल के साथ में इसीलिए पुट किया है। तो मैंने साइन कन्वेंशन तो यहाँ यूज़ कर ही लिया। और ये वाला फॉर्मूला जब डिराइव किया था तो याद करो इसमें भी हमने साइन कन्वेंशन यूज़ किया था, है ना, d की वैल्यू नेगेटिव पुट करके सॉल्व किया था। तो इस तरीके से यहाँ पे भी साइन कन्वेंशन यूज हो चुका है। तो ये जो फाइनल फॉर्मूला है इसको डायरेक्टली यूज़ करना है। मतलब आपको बताया जाएगा कि एक कंपाउंड माइक्रोस्कोप है, उसके लिए ऑब्जेक्टिव लेंस की फोकल लेंथ इतनी है, आई लेंस की फोकल लेंथ इतनी है, और इतना डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट रखा गया है, इतना डिस्टेंस पे इमेज बन रही है पहले लेंस से, वी ओ और यू ओ अगर आपको पता हो, और अगर नहीं पता होगा तो हम कैलकुलेट कर सकते हैं लेंस फॉर्मूला अप्लाई करके। तो ये सारा डेटा जब आप इसमें पुट करोगे, सारी वैल्यूज पुट करोगे, तो आपको दोबारा साइन कन्वेंशन नहीं लगाना है फिर। और तीसरी चीज आपको पूछी जा सकती है कि लेंथ ऑफ द माइक्रोस्कोप ट्यूब का फॉर्मूला क्या होगा या कितनी होगी, तो एल इक्वल्स टू वी ओ प्लस यू ई, ये फॉर्मूला होगा लेंथ ऑफ द माइक्रोस्कोप ट्यूब का या लेंथ ऑफ द माइक्रोस्कोप का। इसमें हाँ, इसमें एक क्वेश्चन कई बार पूछ लिया जाता है कंपाउंड माइक्रोस्कोप में, एक छोटा क्वेश्चन कई बार पूछते हैं कि इसमें हमने ऑब्जेक्टिव लेंस को छोटा क्यों रखा है। ऑब्जेक्टिव लेंस को छोटा इसलिए रखा है ताकि फील्ड ऑफ व्यू इंक्रीज हो। भाई जिस भी ऑब्जेक्ट को आप माइक्रोस्कोप से देखोगे, जिस भी ऑब्जेक्ट को माइक्रोस्कोप से देखा जाएगा उसका बड़ा एरिया हम माइक्रोस्कोप से देख पाए। ऐसा नहीं हो कि भी ऑब्जेक्ट बड़ा होकर तो दिख रहा है लेकिन उसका छोटा ही पार्ट हमको दिख रहा होगा माइक्रोस्कोप से। भाई जैसे छोटा सा कोई ऑब्जेक्ट है, इतना सा कोई ऑब्जेक्ट है, वो इतना बड़ा होकर दिख रहा है माइक्रोस्कोप से, लेकिन अगर उसका हाफ पार्ट ही आपको दिख रहा है माइक्रोस्कोप से, भाई तब तो फिर फायदा ही नहीं हुआ ना। हमको तो पूरा ऑब्जेक्ट भी दिखना चाहिए और साथ में मैग्नीफाई होकर भी दिखना चाहिए। तो इसलिए हम क्या करेंगे, फील्ड ऑफ व्यू इंक्रीज करने के लिए जो आई लेंस है, और सॉरी ऑब्जेक्टिव लेंस है, उसको हमेशा छोटी साइज का लेंगे, उसका अपर्चर हमेशा छोटा होगा। इसको छोटा लेने से फील्ड ऑफ व्यू इंक्रीज होता है। तो अगर आपको रीजन पूछा जाए ना कि जो ऑब्जेक्टिव लेंस है इसको छोटा क्यों रखा गया है, इसको भी बड़ा ही ले लेते इसकी तरह, तो वो इसलिए रखा गया है ताकि फील्ड ऑफ व्यू इंक्रीज हो। जिस ऑब्जेक्ट को देखा जा रहा है मैग्नीफाई करके उसका बड़ा एरिया हम देख पाए माइक्रोस्कोप से, इसलिए हम जो ऑब्जेक्टिव लेंस है उसका साइज हमेशा छोटा लेंगे। तो पेज नंबर 85 के ऊपर आपको एक क्वेश्चन दिया हुआ, देखो। A compound microscope uses an objective lens of focal length 4 cm and eyepiece lens of focal length 10 cm. An object is placed 6 cm from the objective lens. Calculate the magnifying power of the compound microscope. Also calculate the length of the microscope. हाँ, क्या क्या दे रखा है, कंपाउंड माइक्रोस्कोप की बात हो रही है। यूजेज एन ऑब्जेक्टिव लेंस ऑफ फोकल लेंथ 4 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्टिव लेंस की फोकल लेंथ कितनी है, 4 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्टिव लेंस ये है 4 सेंटीमीटर। कितना डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट को रखा गया है, ऑब्जेक्टिव लेंस के सामने कितना डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट को रखा है, 6 सेंटीमीटर बोला गया है क्वेश्चन में। एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस 6 सेंटीमीटर, मतलब यू ओ कितना है, -6 सेंटीमीटर लिख देता हूँ इसको, क्योंकि ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस को हमेशा नेगेटिव लिया जाता है। इसमें और क्या दे रखा है, अच्छा आई पीस लेंस ऑफ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर। जो आई लेंस है उसकी फोकल लेंथ कितनी है, 10 सेंटीमीटर, ठीक है। अच्छा इसके बाद में हाँ, कंपाउंड माइक्रोस्कोप का
मैग्निफिकेशन और लेंथ ऑफ द माइक्रोस्कोप ट्यूब आपको पूछा जा रहा है। देखो सबसे पहले मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला कौन सा लगाओगे, m इक्वल्स टू माइनस वी ओ अपॉन यू ओ इंटू 1 प्लस डी अपॉन एफ ई। आपको एफ ई तो दे रखा है लेकिन वी ओ और यू ओ ये पता नहीं है। अच्छा यू ओ पता है, वी ओ पता नहीं है, तो वी ओ कैलकुलेट करना पड़ेगा। और वी ओ कैलकुलेट करने के लिए आपको क्या करना है, ऑब्जेक्टिव लेंस के लिए लेंस फॉर्मूला अप्लाई करना है। कौन से लेंस के लिए, ऑब्जेक्टिव लेंस के लिए फॉर्मूला होता है 1 अपॉन एफ ओ इक्वल्स टू 1 अपॉन वी ओ माइनस 1 अपॉन यू ओ। आपको कैलकुलेट करना है वी ओ, इसको इधर ले आओ, बाकी एक साइड में ले आओ, इसको इधर ले जाते हैं, तो ये बन जाएगा 1 अपॉन एफ ओ प्लस 1 अपॉन यू ओ। वैल्यूज पुट करो क्या आता है, देखे एफ ओ की वैल्यू कितनी है 4 सेंटीमीटर, तो 4 पुट कर दिया, प्लस 4 पुट करेंगे क्योंकि आपको पता है भाई माइक्रोस्कोप के अंदर दोनों ही लेंस कौन से होते हैं, कॉन्वेक्स होते हैं, और कॉन्वेक्स लेंस के लिए फोकल लेंथ हमेशा पॉजिटिव ही होती है। ठीक है, तो ये प्लस 4 ही पुट करेंगे। यू ओ की वैल्यू आपको नेगेटिव पुट करनी है, माइनस कितना 6, तो ये आएगा एलसीएम लेने के बाद में 12 और 3 माइनस 2, ये 1/12, यानी वी ओ कितना आ गया 12 सेंटीमीटर। तो वी ओ की वैल्यू आ गई 12 सेंटीमीटर। तो अब इसमें फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर दो, तो m इक्वल्स टू ये है 12, यू ओ कितना है -6 लिखना है या 6 लिखना है, हाँ क्योंकि साइन कन्वेंशन यूज कर चुके हैं, अब दोबारा नहीं लगाना है। अच्छा इसमें क्यों लगाया फिर, क्योंकि ये तो लेंस फॉर्मूला है, इसमें तो लगाना ही है, इसमें नहीं लगाना, इसमें नहीं लगाएंगे। तो -12 अपॉन 6 इंटू 1 प्लस डी कितना होता है 25 सेंटीमीटर। डी क्या होता है, लिस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, जिसको हम 25 सेंटीमीटर डिस्टेंस मानते हैं, और मतलब सबसे क्लियर आपको कहाँ पे दिख रहा होता है उसको डी बोला जाता है, उस डिस्टेंस को डी बोलेंगे। एफ ई कितना है 10, तो इसको सॉल्व कर लो, ये आपका आंसर आ जाएगा -2 इंटू ये कितना आएगा 35 अपॉन 10, सॉल्व करोगे तो क्या आएगा -7। अच्छा माइनस सिंबल क्या बता रहा है यहाँ पे, m की वैल्यू नेगेटिव आ रही है, तो m की वैल्यू नेगेटिव आ रहा है, इस चीज़ का इंडिकेशन है कि जो इमेज बनेगी फाइनल इमेज वो ऑब्जेक्ट के रेस्पेक्ट में इन्वर्टेड बनेगी। आपको याद रखना है कि माइक्रोस्कोप से जब भी किसी ऑब्जेक्ट को देखा जाता है उसकी इमेज हमेशा इन्वर्टेड आपको दिखाई देगी, उल्टा दिखेगी। तो अगर आपको सीधी इमेज बनानी है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, ऑब्जेक्ट को उल्टा रखना पड़ेगा। ऑब्जेक्ट को उल्टा रखोगे तो उसकी सीधी इमेज बन जाएगी। भाई सीधा रखा तो इमेज 180 डिग्री से घूम गई, मतलब उल्टा इमेज बनी। अगर उल्टा ऑब्जेक्ट रखोगे तो उसकी इमेज सीधी बन जाएगी, 180 डिग्री से घूम जाएगी वो इमेज। तो माइनस का सिंबल ये बता रहा है कि इमेज इज इन्वर्टेड। और 7 क्या बता रहा है यहाँ पे, कि इमेज 7 टाइम्स बड़ी दिखाई देगी। ऑब्जेक्ट के रेस्पेक्ट में जो ये माइक्रोस्कोप यूज किया जा रहा है, ये इमेज को 7 टाइम्स बड़ा करके आपको दिखाएगा। ठीक है, ये इसका आंसर है। ठीक है, एक चीज और पूछिए, लेंथ ऑफ द माइक्रोस्कोप ट्यूब, उसका फॉर्मूला होता है वी ओ प्लस यू ई। तो वी ओ तो हमने कैलकुलेट कर लिया है, यहाँ पे यू ई कैलकुलेट करो। तो एक चीज बताओ, आई लेंस के सामने कितना डिस्टेंस पे इमेज बनाई जाती है, आई लेंस के सामने कितना डिस्टेंस पे इमेज बनाई जाती है, डी डिस्टेंस पे, 25 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे। तो आई लेंस के लिए आपको दो चीजें पता है, एक तो उसकी फोकल लेंथ पता है, देखो फोकल लेंथ गिवन है, आई लेंस की फोकल लेंथ कितनी है 10 सेंटीमीटर, और उसके लिए जो इमेज बनेगी उसकी डिस्टेंस भी आपको पता है, 25 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे इमेज बनानी है। तो आप आई लेंस के लिए अगर लेंस फॉर्मूला अप्लाई करोगे तो हम लिखेंगे 1 अपॉन एफ ई इक्वल्स टू 1 अपॉन वी ई माइनस 1 अपॉन यू ई, और इसमें आपको यू ई फाइंड करना है, तो यू ई वाले टर्म को इधर ले आओ, बाकी उधर रखो। तो वैल्यूज पुट करने के बाद में 1 अपॉन यू ई कितना आएगा, तो वी ई की वैल्यू आपको 25 सेंटीमीटर लेनी है। अच्छा एक चीज बताओ, जो आई लेंस होता है उसके इधर इमेज बनती है, जिस साइड में उसके लिए ऑब्जेक्ट होता है, एक तरह से ए डैश बी डैश जो इमेज थी उसी साइड में इमेज बनती है, तो u और v दोनों ही क्या होंगे उसके लिए नेगेटिव होंगे। तो आपको नेगेटिव वैल्यूज के साथ में ये पुट करना है। तो ve कितना है -25, और fe कितना है, fe तो अच्छा ue की वैल्यू तो अपने आप निकल के आ जाएगी नेगेटिव, आपको ve की वैल्यू नेगेटिव पुट करनी है। और fe कितना है यहाँ पे, fe है 10, तो ये तो +10 ही लिखेंगे क्योंकि कॉन्वेक्स लेंस है। एलसीएम लेके सॉल्व करो, कितना आएगा 50 एलसीएम ले लो, तो ये आएगा 1 अपॉन यू ई कितना, ये आएगा -2, ये आएगा -5, और ये हो गया -7/50, -7/50। और अगर उल्टा करोगे तो यू ई कितना आएगा, इधर लिख रहा हूँ देखो, यू ई अपने पास आएगा -50/7 सेंटीमीटर। तो लेंथ ऑफ द माइक्रोस्कोप ट्यूब, इसका फॉर्मूला होगा वी ओ प्लस यू ई। वी ओ कितना था 12 सेंटीमीटर, और यू कितना है 50/7। अच्छा ये माइनस में मत पुट कर देना, क्योंकि आप लेंथ कैलकुलेट कर रहे हो कि दोनों लेंस के बीच में डिस्टेंस कितनी है, तो वो तो पॉजिटिव ही पुट करोगे ना दोनों वैल्यूज।
तो इसमें नेगेटिव सिंबल मत लगा देना। ये जितना भी आएगा, कितना आएगा ये 84 यानी 134 क्या, ये लो, ये आपका फाइनल आंसर होगा।